हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से दिल्ली जीके बाय पीके सर चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था दिल्ली पर कितने मुस्लिम वंशजों ने अपना शासन किया है और उनमें से हम डिस्कस कर रहे थे गुलाम वंश को। गुलाम वंश में हम देख चुके थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की है और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट शासक होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका कारण मैंने आपको कल बता दिया था। चालीसा के बारे में मैंने आपको बताया था, तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा इल्तुतमिश के वो 40 गुलाम वफादार सरदार होते थे। ठीक है, उस टाइम पर गुलाम बनाने की जो है गुलाम जिसके पास जितने ज़्यादा गुलाम होते थे वो उतना बड़ा राजा कहलाता था। ठीक है, गुलाम बनाने की प्रथा थी। तो ये सब हमने देखा था। रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। उसके बाद आज देखते हैं कि और कौन सा शासक गुलाम वंश का ऐसा रहा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नसीरुद्दीन महमूद आया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। 1240 से 1266 तक हालांकि 20 साल रहा, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इसके बाद बलबन एक इम्पोर्टेंट शासक बनता है। ठीक है, 1266 से 1287 तक। बलबन से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं और बलबन दिल्ली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए बलबन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले बलबन गुलाम वंश का शासक था और इसमें क्या याद रखना है, बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था और बलबन एक काफ़ी शक्तिशाली रूलर हुआ है। यह चालीसा दल का सदस्य था। ठीक है, और इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, शासक बनने से पहले क्या था, ये गुलाम था इल्तुतमिश का और चालीसा दल का सदस्य भी था। और दिल्ली का शासक बनने से पहले वह हांसी का प्रांतपति, जैसे कि चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो उस तरह से वो हांसी प्रदेश का या हांसी जो एरिया था उसका प्रांतपति था। उसके बाद वो दिल्ली का शासक बनता है 1266 में। और यहाँ से क्वेश्चन आता है बलबन ने कौन सी नीति को अपनाया। तो बलबन ने रक्त एंड तलवार की नीति को अपनाया और जिस चालीसा का यह सदस्य था उसने उस चालीसा को समाप्त किया। सबसे पहले समाप्त क्यों किया, क्योंकि एक्चुअल में राजा अपनी जो पावर्स था उसका यूज़ नहीं कर पा रहा था और जो चालीसा था उसका दबाव में आके, उन 40 लोगों के दबाव में आके ही सारे डिसीजंस होते थे। तो सबसे पहले इसने चालीसा को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो 40 अमीर लोगों का समूह था उसको हटा दिया और रक्त एंड तलवार की नीति इन्होंने अपनाई। ठीक है, इसके अलावा बलबन ने क्या किया, बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की और मंगोलों से मुकाबला करने के लिए दीवान अर्ज केंद्रीय सेना, सेंट्रल आर्मी इन्होंने एक एस्टाब्लिश की। इन्होंने दो नई क्या चीज़ चलाई, ये फारसी पद्धति से प्रेरित होके सिजदा और पाबोस। ठीक है, सिजदा और पाबोस। इसमें क्या होता था, जो भी राजा से मिलने आता था, जिस भी प्रजा को या फिर किसी भी आमजन को जब राजा से मिलना रहता था तो उसने दो प्रथा अपनाई, ये दो रीतियां अपनाई। इसमें क्या था, एक था सिजदा और एक पाबोस। तो सिजदा में घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना होता था। पहले वो सिजदा और पाबोस करता था, फिर उसके बाद ही सुल्तान से मिल पाता था। ठीक है, पाबोस था झुककर सुल्तान के पाँव को चूमना। ठीक है, पहले घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाता था, फिर झुक के सुल्तान के पाँव चूमता था। तो इस प्रक्रिया को, इस प्रथा को सिजदा और पाबोस बोला गया है। ठीक है, कहाँ से प्रेरित हुई है, ये फारसी पद्धति से प्रेरित होके बलबन ने शुरुआत की। नौरोज़ प्रथा, ठीक है, नौरोज़ त्यौहार आपने सुना हो तो, ठीक है, तो इसने नौरोज़ प्रथा को भी स्टार्ट किया। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बलबन से। ठीक है, बलबन काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहा है गुलाम वंश का। रक्त और लौह की नीति, ठीक है, रक्त और तलवार की नीति बलबन ने अपनाई। इसके अलावा इसने कंस्ट्रक्शन वर्क्स क्या क्या करवाए, निर्माण कार्य क्या क्या करवाए, लाल महल बनवाया दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में बलबन ने लाल महल बनवाया
उसने बलबन का मकबरा बनवाया जो कि शुद्ध इस्लामी शैली के मेहराब का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कोई खास ऐसा रूलर, ऐसा राजा नहीं आया। ठीक है, और धीरे धीरे फिर गुलाम वंश का पतन हो जाता है और उसके बाद फिर नया वंश आता है खिलजी वंश। ठीक है, तो इसमें बलबन की मृत्यु के बाद कैखुसरो, कैकुबाद और शमसुद्दीन कैमूर जैसे सुल्तान बनते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते और फिर एक नया वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश। कल मैंने सीक्वेंस आपको याद कराया था, आप कल वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में आपको पूरा सीक्वेंस मिलेगा। अब गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1290 से 1320 तक। ठीक है, 1290 से 1320 तक रहता है। और इसमें क्या क्या कौन से इम्पोर्टेंट राजा रहते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये सिर्फ इतना है क्योंकि इसने स्थापना की, और हर डायनेस्टी में वही राजा एक तो जिसने उसकी स्थापना की इम्पोर्टेंट होगा, और दूसरा जिसने कुछ मेन इम्पोर्टेंट काम किए। ठीक है, तो खिलजी वंश में सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, इसको नाम याद रखना है बस, इसलिए क्योंकि इसने 1290 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और इसने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, केवल इतना याद रखना है इससे। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजे और दामाद, ठीक है, पहले भतीजा था फिर दामाद बन गया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और फिर इसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। ठीक है, तो पहले ऐसा ही होता था। ठीक है, जब एक राजा की हत्या कोई दूसरा पर्सन कर देता था तो फिर वो राजा बन जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को मौत के घाट उतार के तब फिर राजा बनता है, और 1290 से 1316 तक। ठीक है, मेन काफ़ी लगभग 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी राज करता है। और अलाउद्दीन खिलजी से जानते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अक्टूबर 1296 में दिल्ली का सुल्तान बनता है, और ये अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाता है, ये अपना राज्याभिषेक करवाता है बलबन के लाल महल में। उसने दूसरी बात, अलाउद्दीन ने खिलाफत की परिकल्पना को समाप्त कर दिया और स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण की, और इसने इसके बाद दिल्ली का नाम दारुल खलीफा के नाम से भी जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल काफ़ी एक्टिव थे, मंगोलों ने बहुत आक्रमण किए, और मंगोलों से निपटने के लिए इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ठीक है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म किया था, यानी कि सर्वश्रेष्ठ आर्थिक सुधार किया था, उसमें इम्पोर्टेंट है मार्केट कंट्रोल सिस्टम, यानी कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था। ठीक है, पूछ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को जारी किया, या बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके शासनकाल में सर्वश्रेष्ठ थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसलिए इसने अपना नाम सिकंदर सानी यानी कि दूसरा सिकंदर रख लिया। ठीक है, और ये अपने आप को उपाधि दी सिकंदर सानी की, अपने सिक्कों पर भी इसने सिकंदर सानी लिखवा दिया, अंकित करवा दिया। ठीक है, और इसने क्या क्या अच्छा काम किया, तो इसने सबसे पहले परमानेंट आर्मी बनाई, यानी कि स्थायी सेना का गठन किया, और इसके अलावा इसने अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार में है, अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में एंट्री करने के लिए वो बनवाया। कुस्क ए सीरी का किला, हजार खंबा महल व हौज खास। ठीक है, तो ये सब इन्होंने जो बिल्डिंग वर्क्स हैं उसमें की। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा मैंने आपको बताया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है कुतुब मीनार में एंट्री के लिए किया जाता है, और ये अलाई दरवाज़ा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी बनता है 1316 में, वह ज़्यादा समय तक रह नहीं पाता, और फिर 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, और फिर तुगलक वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था मुबारक शाह खिलजी। इससे एक ही क्वेश्चन याद रखना है, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था
जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा बलबन के बारे में पढ़ा, उसके बाद बलबन अंतिम योग्य शासक था गुलाम वंश का। फिर खिलजी वंश आ जाता है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने स्थापना की खिलजी वंश की, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अलाउद्दीन खिलजी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सबसे पहले तो इसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम की व्यवस्था की, बाजार नियंत्रण व्यवस्था की, अपने आप को सिकंदर सानी की उपाधि दी और स्थायी सेना का गठन किया, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अंतिम शासक होता है मुबारक शाह खिलजी। नाम याद रखो तो अच्छा, नहीं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।